नमस्कार दोस्तों, एसएससी सीएचएसएल 2023 लेक्चर सीरीज में आपका स्वागत है। जैसा कि आप लोगों का 9 मार्च 2023 से एसएससी सीएचएसएल का एग्जाम शुरू होने वाला है, जो 21 मार्च 2023 तक चलेगा। उसी एग्जाम को ध्यान में रखते हुए हमने अपनी ये लेक्चर सीरीज शुरू की है और इससे आपको आपके एग्जाम में बहुत लाभ मिलेगा। और इसमें हमारा जो पहला क्वेश्चन है कि कौन सा पार्थिव ग्रह है, भूगोल से, ज्योग्राफी से पूछा गया क्वेश्चन है। तो जो हमारा सोलर सिस्टम है, सौरमंडल है, तो सौरमंडल हमारा जो सौरमंडल है, उस सौरमंडल का जो मुखिया है वो है सूर्य। और सूर्य के सौरमंडल, जो हमारा सौरमंडल है उसका मुखिया सूर्य है। और इस सौरमंडल में एक सूर्य और 8 ग्रह हैं। और इनमें से जो पहला ग्रह है उसका नाम है बुध, जो दूसरा ग्रह है उसका नाम है शुक्र, जो तीसरा ग्रह है उसका नाम है पृथ्वी, जो चौथा ग्रह है उसका नाम है मंगल। तो बुध, दूसरा है शुक्र, ये सूर्य से बढ़ती दूरी के आधार पर है। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल। और इसके बाद यहां पर क्षुद्र ग्रहों की कुपर बेल्ट है। और फिर इसके बाद आएगा बृहस्पति, और फिर इसके बाद शनि, और फिर इसके बाद अरुण, और इसके बाद वरुण। तो 8 ग्रह हमारा जो सौरमंडल है, इस सौरमंडल में एक तारा है जिसका नाम है सूर्य, और 8 इसके ग्रह हैं जिसका नाम है बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। ये सूर्य से बढ़ती दूरी के आधार पर ग्रह हैं। और यहाँ पर मंगल और बृहस्पति के मध्य यहाँ पर कुपर बेल्ट है जहां पर क्षुद्र ग्रह पाए जाते हैं। तो ये जो कुपर बेल्ट से यहां तक के ग्रह हैं, अर्थात बुध से लेके मंगल तक के ग्रहों को आंतरिक ग्रह कहते हैं। ये आंतरिक ग्रह हैं, ये आंतरिक ग्रह हैं। इन्हें पार्थिव ग्रह भी कहते हैं, पार्थिव ग्रह। और बृहस्पति से लेके वरुण तक के ग्रहों को बाह्य ग्रह कहते हैं, या बृहस्पति जैसे ग्रह कहते हैं। तो आप समझ गए होंगे, आपके क्वेश्चन का आंसर मिल गया होगा। इसमें से कुछ अन्य फैक्चुअल जानकारी भी सुन लेते हैं कि बुध सूर्य का सबसे, एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि सूर्य के सबसे नजदीक ग्रह कौन सा है? बुध। सूर्य के सबसे नजदीक ग्रह बुध है। दूसरा क्वेश्चन यहां से पूछा जाता है कि सूर्य की सबसे कम अवधि में परिक्रमा कौन लगा लेता है? सबसे कम समय में सूर्य की परिक्रमा चारों तरफ कौन लगा लेता है? तो जो सूर्य के सबसे नजदीक होगा वही सबसे जल्दी परिक्रमा लगा लेगा। तो बुध सबसे छोटा ग्रह है, सूर्य की परिक्रमा सबसे कम समय में लगा लेता है बुध ग्रह। और बुध का कोई उपग्रह नहीं है। अब शुक्र के बारे में 2-4 पॉइंट सुन लेते हैं। शुक्र का भी कोई उपग्रह नहीं। अब सूर्य के सबसे नजदीक जो ग्रह है वो बुध है, लेकिन अगर क्वेश्चन पूछा जाए सबसे गर्म ग्रह कौन सा, तो सबसे गर्म ग्रह शुक्र है। क्योंकि शुक्र का जो वायुमंडल है, इस वायुमंडल में 90% से ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड गैस पाई जाती है। और कार्बन डाइऑक्साइड एक ग्रीन हाउस गैस है। ग्रीन हाउस गैसें क्या होती हैं? ऐसी गैसें जो ऊष्मा को अवशोषित करती हैं, वो ग्रीन हाउस गैसें कहलाती हैं। तो इसके वायुमंडल में 90% से ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड गैस है जो ऊष्मा को अवशोषित करती है, इसलिए इसका तापमान सभी ग्रहों में सबसे ज्यादा हो जाता है। तो शुक्र सबसे गर्म ग्रह है। शुक्र को सबसे चमकीला ग्रह कहते हैं। क्वेश्चन पूछा गया सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? शुक्र है। सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? शुक्र है। प्रेशर कुकर प्लेनेट किसे कहते हैं? शुक्र ग्रह को प्रेशर कुकर प्लेनेट कहते हैं। और ये आकार और द्रव्यमान में शुक्र ग्रह लगभग पृथ्वी के बराबर है, इसीलिए इसे पृथ्वी की बहन भी कहते हैं शुक्र ग्रह को। इसे सांझ का तारा कहते हैं, इसे भोर का तारा कहते हैं शुक्र ग्रह को। तो ये पॉइंट शुक्र ग्रह के बारे में याद रखना, इसका कोई उपग्रह नहीं है। और तीसरा प्रमुख जो ग्रह है इसका नाम है पृथ्वी, जिस पर जीवन है। तो 8 ग्रहों में से वर्तमान में जिस पर जीवन है वो है पृथ्वी, और अन्य किसी ग्रह पर कोई जीवन नहीं है। जीवन की संभावना की तलाश की जा रही है मंगल आदि ग्रहों पर। तो पृथ्वी तीसरा ग्रह, इसका एकमात्र उपग्रह है पृथ्वी का, जिसे चांद कहते हैं, चंद्रमा। ये हमारी पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है। इसे नीला ग्रह कहते हैं क्योंकि अंतरिक्ष से देखने पर ये, इसमें जल की लगभग पृथ्वी के 71% से ज्यादा भूभाग पर जल है, महासागर है, इसलिए ये नीले कलर की दिखाई देती है। तो नीला ग्रह कहते हैं। इस पर हरियाली है, इसलिए इसे हरा ग्रह भी कहते हैं। नीला ग्रह हो गया, हरियाली है पृथ्वी में, तो इसे हरियाली वाला ग्रह भी कहते हैं। एकमात्र ऐसा ग्रह जिस पर जीवन है, पृथ्वी का एकमात्र ग्रह चांद है। तो पृथ्वी के बारे में ये पॉइंट ध्यान रखना है। और चौथा महत्वपूर्ण ग्रह है जिसका नाम है मंगल। ये लाल रंग का दिखाई देता है। इस पर जो
मिट्टी है उस मिट्टी में आयरन ऑक्साइड की अधिकता है। आयरन ऑक्साइड की अधिकता के कारण मंगल लाल रंग का दिखाई देता है, इसीलिए मंगल को लाल ग्रह कहते हैं। और मंगल और बृहस्पति के मध्य क्वेश्चन पूछा जाता है, कुपर बेल्ट किस ग्रह के मध्य पाई जाती है? किन दो ग्रहों के मध्य कुपर बेल्ट पाई जाती है? ये क्वेश्चन आपसे एसएससी जीडी में हाल ही में पूछा गया था। तो कुपर बेल्ट मंगल और बृहस्पति के मध्य में पाई जाती है, मंगल को लाल ग्रह कहते हैं। एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है, और बृहस्पति के इस समय 80 उपग्रह थे, लेकिन हाल ही में बृहस्पति के 12 और उपग्रहों की खोज हो चुकी है। तो बृहस्पति के उपग्रह बढ़ के हो गए हैं 92। और ये जो अगला ग्रह है इसका नाम है शनि। शनि के 83 उपग्रह थे और बृहस्पति के 80 थे। तो सबसे ज्यादा उपग्रह शनि के थे, लेकिन हाल ही में 12 उपग्रहों की खोज हो चुकी है बृहस्पति ग्रह के। तो सबसे ज्यादा वर्तमान में उपग्रह हो चुके हैं बृहस्पति के। और सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? बृहस्पति है। बृहस्पति के खोजे गए 80 उपग्रहों में से एक उपग्रह है जिसका नाम है गैनेमीड। ये हमारे सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है। बृहस्पति का सबसे बड़ा उपग्रह है और हमारे सौर मंडल का भी सबसे बड़ा उपग्रह है। और बृहस्पति के कितने उपग्रह खोजे जा चुके हैं? 92। और शनि, इसके चारों तरफ वलय पाए जाते हैं, इसके 83 उपग्रह हैं। और अरुण, वरुण, सबसे दूर स्थित ग्रह कौन सा है? वरुण। सबसे ठंडा ग्रह कौन सा है? वरुण। तो ये कुछ फैक्चुअल जानकारी है, इसे आप ध्यान में रख सकते हैं। ये वर्ल्ड ज्योग्राफी से संबंधित है। तो इसमें जो भी ऑप्शन है इनसे संबंधित जो जानकारी आपको मिल गई होगी। आपका क्वेश्चन है कौन सा पार्थिव ग्रह नहीं है? तो बुध पार्थिव ग्रह है, शुक्र पार्थिव ग्रह, पृथ्वी पार्थिव ग्रह, बृहस्पति पार्थिव ग्रह नहीं है। ये बाह्य ग्रह है। बृहस्पति ग्रह जैसा ग्रह है, अर्थात पार्थिव ग्रह उन ग्रहों को पार्थिव ग्रह कहते हैं जिनमें गैसों की मात्रा कम होती है, अर्थात उन ग्रहों को पार्थिव ग्रह नहीं कहते हैं। जैसे ये जो बृहस्पति है, शनि, अरुण, वरुण, ये पार्थिव ग्रह नहीं है क्योंकि इसमें ये ठोस नहीं है। इनमें सामान्यतः गैस, धूल, बादल, इनकी मात्रा ज्यादा है, इसलिए इन्हें पार्थिव ग्रह नहीं कहते हैं। अगला जो क्वेश्चन है हमारा कि किस संगीतकार को सबसे पहले भारत रत्न मिला? तो पहला ऑप्शन है AR रहमान। तो गोल्डन ग्लोब अवार्ड पाने वाले पहले भारतीय, गोल्डन ग्लोब अवार्ड पाने वाले पहले भारतीय भारत के संगीतकार AR रहमान हैं और इन्हें ग्रैमी पुरस्कार भी मिला। अगला ऑप्शन है सोनू निगम। इन्हें 2022 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया। पद्मश्री 2022 वाला मिला सोनू निगम को, ये भी एक संगीतकार है। तीसरा ऑप्शन है लता मंगेशकर। इन्हें 2001 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया। आपसे पेपर में भी ये पॉइंट पूछा गया, भारत रत्न से सम्मानित किया गया। पिछले साल इनका निधन हो गया था। अगला ऑप्शन, किस संगीतकार को सबसे पहले भारत रत्न मिला? कई शिफ्ट में एसएससी CHSL में एक क्वेश्चन पूछा गया था। तो 1998 में इन्हें भारत रत्न मिला। भारत रत्न, और भारत रत्न भारत का सबसे बड़ा नागरिक सम्मान है। और भारत रत्न पाने वाली पहली संगीतकार कौन सी? MS सुब्बुलक्ष्मी। एक क्वेश्चन और पूछा गया था आपसे एसएससी CHSL के एग्जाम में कि भारत रत्न पाने वाले पहले खिलाड़ी कौन थे? तो भारत रत्न पाने वाले पहले खिलाड़ी सचिन तेंदुलकर। तो ये भी याद रखना, MS सुब्बुलक्ष्मी एक संगीतकार हैं। इन्हें 1998 में भारत रत्न मिला और भारत रत्न पाने वाली ये पहली संगीतकार हैं। लता मंगेशकर को 2001 में भारत रत्न मिला था और सोनू निगम को 2022 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया। AR रहमान ये भी संगीतकार हैं। गोल्डन ग्लोब अवार्ड पाने वाले संगीत के क्षेत्र में मिलता है, पहले भारतीय हैं। इन्हें ग्रैमी पुरस्कार भी मिला संगीत के क्षेत्र में। तो आपसे पूछा गया जो क्वेश्चन है उसका आंसर हो जाएगा MS सुब्बुलक्ष्मी। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि शेषाचलम जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र किस राज्य में है? जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र को BSR भी संक्षिप्त में बोलते हैं। BSR क्या है? बायोस्फीयर रिजर्व, जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र। तो जीव जंतुओं तथा जैव विविधता के अर्थात जैव विविधता के संरक्षण के लिए दुनिया भर की सरकारें भूभागों को रिजर्व कर देती हैं, अर्थात उनमें सड़कों का निर्माण, इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण और उद्योगों का, घरों का निर्माण नहीं हो सकता है। उन्हें जो जंगल हैं उन्हें आरक्षित कर दिया जाता है। तो ऐसे ही भूभागों को जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र कहा जाता है क्योंकि वहां पर जीव जंतुओं का संरक्षण करना है उन जंगलों को आरक्षित करके। तो भारत में वर्तमान में 18 BSR हैं, जिनमें से 12 BSR को यूनेस्को ने मान्यता दे दी है। 12 BSR को यूनेस्को का नाम तो जानते ही होंगे।
अंतरराष्ट्रीय संस्था। यूनेस्को ने भारत के 12 बीएसआर को चिन्हित किया है, 12 बीएसआर को मान्यता दे दी। 1971 में यूनेस्को ने एक प्रोग्राम चलाया था, मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम। इसी प्रोग्राम के तहत दुनिया भर के बीएसआर को यूनेस्को मान्यता प्रदान करता है। इसी आधार पर यूनेस्को ने भारत के 12 बीएसआर को मान्यता प्रदान की है। और जैव विरासत स्थलों की सूची भी यूनेस्को जारी करता है। जैसे जैव विरासत स्थलों की सूची में भारत के 40 स्थलों को शामिल किया जा चुका है, जिसमें 40वां स्थल कौन सा है? धौलावीरा, गुजरात का। तो ऐसे बीएसआर को भी चिन्हित किया जाता है यूनेस्को के द्वारा। तो 12 बीएसआर चिन्हित किए। यूनेस्को ने सबसे पहले किस बीएसआर को चिन्हित किया था? तो भारत का जो पहला बीएसआर है वो नीलगिरी बीएसआर है, और ये कहां पर है? तमिलनाडु में। तो नीलगिरी बीएसआर, नीलगिरी बीएसआर ये मुख्य रूप से तमिलनाडु में है, और 1985-86 में इसे यूनेस्को ने मान्यता प्रदान की थी। तो यूनेस्को के द्वारा घोषित पहला बीएसआर, चिन्हित पहला बीएसआर कौन सा है? नीलगिरी बीएसआर। और यूनेस्को के द्वारा घोषित भारत का सबसे नवीनतम बीएसआर कौन सा है? तो पन्ना बीएसआर। यहाँ पर पन्ना टाइगर रिजर्व भी है। पन्ना बीएसआर मध्य प्रदेश में है। सबसे नवीनतम बीएसआर हो गया, सबसे प्राचीनतम अर्थात पहला बीएसआर नीलगिरी बीएसआर, सबसे नया बीएसआर पन्ना बीएसआर। पहला ऑप्शन है आपका गुजरात। गुजरात में कच्छ का रण बीएसआर है। क्वेश्चन यहां से ये पूछा गया है कि कच्छ का रण जो बीएसआर है ये किस जीव के संरक्षण के लिए मुख्य रूप से जाना जाता है? तो जंगली गधों के संरक्षण के लिए जाना जाता है। और भारत में जितने बीएसआर हैं उन सभी बीएसआर में से सबसे बड़ा बीएसआर कौन सा है? कच्छ का रण बीएसआर। ये कहां पर है? गुजरात में है। अगला ऑप्शन है आपका तमिलनाडु। तमिलनाडु में मन्नार की खाड़ी बीएसआर है। मन्नार की खाड़ी बीएसआर, ये भी आपसे एग्जाम में पूछा जा चुका है। मन्नार की खाड़ी बीएसआर, यहाँ पर डुगोंग का संरक्षण किया जाता है। डुगोंग क्या है? डुगोंग को समुद्री गाय भी बोलते हैं। डुगोंग का संरक्षण, तो डुगोंग का संरक्षण मन्नार की खाड़ी बीएसआर में किया जाता है, तमिलनाडु में है। और अभी हमने बताया नीलगिरी बीएसआर, ये भारत का पहला बीएसआर है यूनेस्को के द्वारा चिन्हित, और ये भी कहां पर है? तमिलनाडु में है। नीलगिरी बीएसआर नीलगिरी की पहाड़ियों में है। मध्य प्रदेश में जैसा कि अभी हाल ही में बताया हमने पन्ना बीएसआर, पन्ना बीएसआर बायोस्फीयर रिजर्व मध्य प्रदेश में है। और ये यूनेस्को के द्वारा चिन्हित सबसे नवीनतम बीएसआर है। आंध्र प्रदेश में कौन सा बीएसआर है? शेषाचलम। तो शेषाचलम बीएसआर आंध्र प्रदेश में है। तो जैव विविधता के संरक्षण के लिए भारत सरकारें राज्य सरकारों के साथ मिलकर बीएसआर को चिन्हित करती हैं और नेशनल पार्क को चिन्हित करती हैं। वन्य जीवों के अभ्यारण्य को चिन्हित करती हैं। तो इसमें जो आपसे क्वेश्चन पूछा गया था उसका आंसर आंध्र प्रदेश हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है द रेस ऑफ माई लाइफ किसकी आत्मकथा है? इसमें जो पहला ऑप्शन है एमसी मैरी कॉम। जितने ऑप्शन शामिल किए हैं सभी से क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, इनको अच्छे से तैयार करना है। एमसी मैरी कॉम की जो आत्मकथा है उसका नाम है अनब्रेकेबल। अनब्रेकेबल 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 एमसी मैरी कॉम की आत्मकथा है। ये किससे संबंधित है? किस खेल से संबंधित है? बॉक्सिंग से, मुक्केबाजी से। मणिपुर की हैं, बॉक्सिंग से संबंधित है एमसी मैरी कॉम, और इनकी आत्मकथा का नाम है अनब्रेकेबल। और महान क्रिकेट खिलाड़ी सचिन तेंदुलकर जिनकी आत्मकथा है प्लेइंग इट माई वे, प्लेइंग इट माई वे, ये मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर की आत्मकथा है। अगला ऑप्शन है साइना नेहवाल, इनका संबंध बैडमिंटन से है, बैडमिंटन, और ये बैडमिंटन की खिलाड़ी हैं और इनकी जो आत्मकथा है उसका नाम है प्लेइंग टू विन। प्लेइंग टू विन, ये साइना नेहवाल की आत्मकथा है। सभी पूछे जा चुके हैं आपसे एग्जाम में। और लास्ट नंबर पर है मिल्खा सिंह, इनकी आत्मकथा का नाम है द रेस ऑफ माई लाइफ। ये आत्मकथा है मिल्खा सिंह की। द रेस, इसी से आप समझ गए होंगे ये धावक हैं और पिछले साल इनका निधन हो गया, मृत्यु हो गई। तो मिल्खा सिंह की आत्मकथा का नाम है द रेस ऑफ माई लाइफ। बहुत पूछा गया इनके बारे में। साइना नेहवाल की आत्मकथा है बैडमिंटन खिलाड़ी है, प्लेइंग टू विन। सचिन तेंदुलकर की आत्मकथा है प्लेइंग इट माई वे, और मैरी कॉम की आत्मकथा है बॉक्सिंग खिलाड़ी है अनब्रेकेबल। तो इनकी आत्मकथा का नाम है अनब्रेकेबल।
तो इसमें आपसे जो क्वेश्चन पूछा गया उसका आंसर हो जाएगा मिल्खा सिंह। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, म्यूरिएटिक एसिड को अन्य किस नाम से जानते हैं? तो जो हमारा पहला ऑप्शन है उसमें लिखा हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl। तो SSC CHSL के एक शिफ्ट में आपसे पूछा गया था कि मनुष्य के आमाशय में अर्थात पेट में कौन सा एसिड पाया जाता है? तो HCl। HCl का निर्माण हमारे आमाशय में होता है और जो क्या करता है HCl, जो भी भोजन ग्रहण किया जाता है जब वो आमाशय में जाता है तो उसमें विभिन्न प्रकार के रोगाणु जीवाणु भी चले जाते हैं। इन रोगाणुओं जीवाणुओं को नष्ट करने का काम कौन करता है? HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जो एक तेजाब होता है जो डाइल्यूट सिचुएशन में पेट के अंदर पाया जाता है। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड को म्यूरिएटिक एसिड के नाम से भी जानते हैं, म्यूरिएटिक एसिड। ये केमिस्ट्री से क्वेश्चन पूछा गया है। अगला ऑप्शन है सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4। ये सल्फ्यूरिक एसिड है जिसे गंधक का अम्ल भी कहते हैं। तो सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 गंधक का अम्ल कहते हैं, इसे रसायनों का राजा कहते हैं। सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4। अगला ऑप्शन है नाइट्रिक एसिड HNO3। नाइट्रिक एसिड है ये। और अगला ऑप्शन है एसिटिक एसिड CH3 COOH। एसिटिक एसिड CH3 COOH। एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड सिरका में भी पाया जाता है जिसका प्रयोग अचार बनाने में किया जाता है, एसिटिक एसिड। तो आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि म्यूरिएटिक एसिड को अन्य किस नाम से जानते हैं? तो म्यूरिएटिक एसिड को हाइड्रोक्लोरिक एसिड के नाम से जानते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि कौन सा अनुच्छेद राज्य की कार्यपालिका से संबंधित है? तो भारतीय संविधान का जो आर्टिकल 153 है इसमें राज्यपाल के पद का उल्लेख है, राज्यपाल के पद का उल्लेख। इस आर्टिकल में यह कहा गया है कि प्रत्येक राज्य में एक राज्यपाल होगा। हालांकि अब ऐसा तो है नहीं, तो इसके लिए क्या किया गया, 1956 में 7वां संविधान संशोधन किया गया। इसके तहत यह प्रावधान किया गया कि एक ही व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल भी नियुक्त किया जा सकता है। और आर्टिकल 153 में क्या कहा गया है कि प्रत्येक राज्य में एक राज्यपाल होगा, अर्थात राज्यपाल के पद का उल्लेख है। ये जो राज्यपाल है ये निर्वाचित नहीं होता है, ये नियुक्त होता है। इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। आर्टिकल 154 में कहा गया है कि राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित होगी। तो राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित होंगी, यह आर्टिकल 154 में कहा गया है। आर्टिकल 155 में बताया गया है कि राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाएगी, राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाएगी। आर्टिकल 164 में कहा गया है कि राज्यपाल के द्वारा मुख्यमंत्री की नियुक्ति की जाएगी, सीएम की नियुक्ति की जाएगी। तो अब हम समझ लेते हैं, आर्टिकल 164 में कहा गया है कि राज्यपाल के द्वारा मुख्यमंत्री की नियुक्ति की जाएगी। तो राज्यपाल किस व्यक्ति को मुख्यमंत्री के पद पर नियुक्त कर देंगे? राज्यपाल विधानसभा में बहुमत प्राप्त दल के नेता को ही मुख्यमंत्री के पद पर नियुक्त कर सकते हैं और मुख्यमंत्री की सलाह पर राज्यपाल अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करते हैं। और राज्यपाल की नियुक्ति आर्टिकल 155 के तहत कई बार पूछा गया ये क्वेश्चन। राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति 155 के तहत, आर्टिकल 155 के तहत कहते हैं क्योंकि राज्यपाल की दोहरी भूमिका होती है। वो प्रत्येक राज्य में केंद्र के एजेंट के रूप में काम करता है। राज्यपाल राज्य में केंद्र के अर्थात प्रांत में केंद्र के एजेंट के रूप में काम करता है तथा राज्य की कार्यपालिका का अध्यक्ष भी होता है। तो इस आधार पर राज्यपाल की दोहरी भूमिका है, जो निर्वाचित नहीं होता है, राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त होता है। तो राज्य की कार्यपालिका, कौन सा अनुच्छेद राज्य की कार्यपालिका से संबंधित है? तो आर्टिकल 154 राज्य की कार्यपालिका शक्ति से संबंधित है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि कौन सा महासागर वैश्विक महासागर का केवल 4.3% है? इतना कम वैश्विक महासागर का, जितने महासागर हैं दुनिया में उन सब में कौन सा ऐसा महासागर है जो केवल 4.3% भूभाग ही कवर करता है? तो जब से जो सबसे छोटा महासागर होगा वही इतना कम एरिया कवर कर रहा होगा। तो पहला ऑप्शन है आपका प्रशांत महासागर, सबसे बड़ा महासागर, सबसे बड़ा तथा गहरा महासागर। सर्वाधिक द्वीप प्रशांत महासागर में ही पाए जाते हैं। अटलांटिक महासागर दूसरा सबसे बड़ा और गहरा महासागर,
दूसरा सबसे बड़ा महासागर। अंग्रेजी के एस आकार का ये महासागर है। और एक क्वेश्चन एसएससी जीडी में पूछा गया कि दुनिया का सबसे व्यस्त महासागर कौन सा है, तो दुनिया का सबसे व्यस्त महासागर अटलांटिक महासागर है। दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा महासागर अटलांटिक महासागर है। तो ये चीजें याद रखना, इसे अंध महासागर भी कहते हैं अटलांटिक महासागर को। तीसरा सबसे बड़ा महासागर, सबसे बड़ा महासागर हिंद महासागर। एकमात्र दुनिया का ऐसा महासागर जिसका नाम किसी देश के नाम पर है, और इसी महासागर में सुंडागर्त पाया जाता है। ये भी आपसे पूछा गया है। सुंडागर्त प्रशांत महासागर में और हिंद महासागर में और प्रशांत महासागर में। दुनिया का सबसे गहरा गर्त मेरियाना गर्त पाया जाता है फिलीपींस के पास, मेरियाना गर्त, ये भी याद रखना है। आर्कटिक महासागर, दुनिया का सबसे छोटा महासागर। तो आर्कटिक महासागर दुनिया का सबसे छोटा महासागर है, प्रशांत महासागर दुनिया का सबसे बड़ा महासागर है। तो आपसे जो क्वेश्चन पूछा गया है कि वैश्विक महासागर का केवल 4.3% भाग कौन कवर करता है, तो आर्कटिक महासागर। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया किसका संबंध सितार वादन से है, तो पहला ऑप्शन आपका जो है, प्रत्येक ऑप्शन आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है, ध्यान से समझना है। पहला ऑप्शन है पंडित शिव कुमार शर्मा, इनका संबंध संतूर वादन से है, संतूर वादन से। दूसरा ऑप्शन है जाकिर हुसैन, जाकिर हुसैन का संबंध तबला वादन से है। तीसरा ऑप्शन है पंडित रविशंकर, पंडित रविशंकर का संबंध सितार वादन से है। चौथा ऑप्शन है हरिप्रसाद चौरसिया, इनका संबंध बांसुरी वादन से है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा गया किसका संबंध सितार वादन से, तो पंडित रविशंकर का संबंध सितार वादन से, जो पिछले साल 2022 में इनका निधन हो गया। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि जयप्रभा मेनन का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है, तो पहला ऑप्शन है मोहिनीअट्टम, तो जयप्रभा मेनन का संबंध मोहिनीअट्टम से है, जयप्रभा मेनन। और मोहिनीअट्टम किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है, तो मोहिनीअट्टम केरल का शास्त्रीय नृत्य है। मोहिनीअट्टम कथकली ये दोनों केरल के हैं। भरतनाट्यम, भरतनाट्यम से कौन संबंधित है, तो कई लोग भरतनाट्यम से संबंधित हैं, जिनमें से सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट जो आपका है उनका नाम है रुक्मणी देवी अरुंडेल, इनका नाम कई बार पूछा गया एग्जाम में। रुक्मणी देवी अरुंडेल का संबंध भरतनाट्यम से है, रुक्मणी देवी अरुंडेल। और भरतनाट्यम किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है, तो भरतनाट्यम तमिलनाडु का शास्त्रीय नृत्य है। अगला ऑप्शन आपसे पूछा गया कथक, कथक कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है, तो उत्तर प्रदेश या उत्तर भारत का शास्त्रीय नृत्य है, और इससे संबंधित है पंडित बिरजू महाराज, बिरजू महाराज। पिछले साल इनका भी निधन हो चुका है 2022 में, और ये लखनऊ घराना से संबंधित हैं। बिरजू महाराज कथक नृत्य से संबंधित हैं, और कथक उत्तर प्रदेश और उत्तर भारत का शास्त्रीय नृत्य है। अगला ऑप्शन है ओडिसी, तो केलू चरण महापात्र का नाम कई बार पूछा गया है, केलू चरण महापात्रा। तो केलू चरण महापात्रा का संबंध ओडिसी शास्त्रीय नृत्य से है, और ये कहाँ का है, जैसा कि नाम है ओडिसी, तो ये उड़ीसा से है, उड़ीसा का शास्त्रीय नृत्य है। तो जो आपसे क्वेश्चन पूछा गया उसका आंसर हो जाएगा मोहिनीअट्टम। तो आज हमने अपनी इस लेक्चर सीरीज के माध्यम से फ्रेंड्स एसएससी सीएचएसएल 2022 के कुछ महत्वपूर्ण मोस्ट रिपीटेड और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन सेलेक्ट किए थे, और उनको हमने अपने आधार पर डिस्कस किया। इस लेक्चर सीरीज को आप ध्यान से पढ़ें, बार बार वीडियो को देखें, आपको आगामी एग्जाम में बहुत लाभ होगा। एसएससी के एग्जाम में या एसएससी के अलावा कोई भी वनडे एग्जाम हो, हर एग्जाम में आपको लाभ होगा। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड वाचिंग, और मेरी तरफ से आप सभी लोगों को होली की ढेर सारी शुभकामनाएं। हैप्पी होली टू ऑल ऑफ यू ऑन बिहाफ ऑफ मी।